आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 125 और 126 और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 127 और 128। 2018 तक का जुडिशरी का क्वेश्चन मैंने देखा है, वहां पर 125 कॉमन है। 125 से क्वेश्चन आता ही आता है और 125 से लेके 128 तक में से प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सीआरपीसी सेक्शन 125। सीआरपीसी सेक्शन 125 डील करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। किसके लिए ऑर्डर? मेंटेनेंस का ऑर्डर किसके लिए? वाइफ्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, अगर कोई भी आदमी अपने पत्नी को, बच्चे को और माँ बाप को निगलेक्ट करता है, मेंटेन नहीं करता है, रिफ्यूज करता है, तो फिर वो 125 के अंदर क्लेम कर सकती हैं। अब क्लेम कौन कर सकता है तो वो हम पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, उसकी पत्नी, कैसी पत्नी? जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। एक वाइफ है और वो क्लेम कर रही है 125 के अंदर और वो है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये फाइल तो कर देगी, क्लेम तो कर देगी, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। और कोई सरकारी नौकरी वाली जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन ना कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेकंड बी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। अब लेजिटिमेट चाइल्ड कौन होता है? लेजिटिमेट चाइल्ड होता है जो लीगल मैरिज के थ्रू जो बच्चे का जन्म होता है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड। और इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है जो इलीगल या विदाउट मैरिज के जन्म लेता है जो बच्चा, उसको हम बोलते हैं इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब आइए जानते हैं, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। और जो लेजिटिमेट चाइल्ड है और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब जो 18 साल से नीचे का है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, वो मेंटेन क्लेम कर सकती है जब तक कि वो 18 साल की ना हो जाए या 18 साल का ना हो जाए, लड़का या लड़की कोई भी। अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, अब कोई 18 साल से नीचे का है लेकिन वो खुद को मेंटेन कर पा रहा है, तो भी फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। हालांकि 18 साल से पहले जॉब देना भी गुनाह है, तो ऑफकोर्स वो जब तक माइनर होगा तब तक वो मेंटेनेंस फाइल कर सकता है। उसके बाद सी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड who attain majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। अब कोई यहाँ पर माइनर चाइल्ड लिखा है, अब वो मेजर भी हो जाता है, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो। अगर वो मेजर भी हो जाता है और वो मेंटलिटी फिट नहीं है, यानी मेंटलिटी ठीक नहीं है उसका, वो फिजिकली काम नहीं कर सकता, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, फिर भी वो क्लेम कर सकता है। या किसी इंजरी में उसका जैसे किसी इंजरी में, एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया या पैर कट गया, अब वो काम करने के लायक नहीं रह गया, फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है सेक्शन 125 के अंदर। और यहाँ पे लिखा है नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर को छोड़कर। अब हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, माता पिता भी फाइल क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 125 के अंदर। कैसे माता पिता? जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते वैसे माता पिता। अब ये माता पिता का प्रॉपर्टी है, 50,000 रुपया रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी से, और वो बोल रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं 125 के अंदर, तो ये क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम कर तो देंगे लेकिन उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। 50,000 रुपया से कोई भी अपने आप को बोले कि मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो कोर्ट शायद नहीं मानेगा। जो भी हो, हिज फादर और मदर भी क्लेम कर सकते हैं अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो। अब आइए आगे जानते हैं। ए मजिस्ट्रेट of first class upon proof of such neglect or refusal order such a person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother as such monthly rate। अगर मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, अगर उनको ऐसा लगता है, यानी आदमी प्रूव कर देता है कि ये रिफ्यूज़ल जो निगलेक्ट कर रहा है ये सच है, तो फिर मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, एक मंथली अलाउंस फिक्स कर देंगे अपने वाइफ को, बच्चे को और माता पिता को देने के लिए एक मंथली रेट, जो कि जैसे 500 भी हो सकता है और 5,000 भी हो सकता है। पहले 500 था, लेकिन 2001 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद ये मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि वो कितना करेंगे। 500 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, और ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। हर एक स्टेट में अलग अलग है इनका रूल, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है कि वो कितना कर पाएंगे, यानी जितना उनको सही लगेगा उतना वो दे देंगे मेंटेनेंस, जो भी क्लेम करेगा उसको या फुल फैमिली को। उसके बाद आगे देखते हैं,
provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attains such majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means. अब ऊपर हमने पढ़ा था कि माइनर चाइल्ड है, चाहे वो मैरिज हो या ना हो. अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैरिज है, अगर मैरिज हो गया है लड़की का, वो माइनर फीमेल है, मैरिज हो गया है, अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका पति जो उसका हस्बैंड है, उस लड़की का, माइनर चाइल्ड का जो हस्बैंड है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपनी पत्नी को, तो फिर ये जो माइनर फीमेल है ये अपने पिताजी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. कब? जब हस्बैंड अनेबल हो मेंटेन करने के लिए इस माइनर फीमेल चाइल्ड को, जिसका शादी हो गया है उसको. हालांकि अब तो ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर क्यों दिया गया है पता नहीं, क्योंकि अब तो 18 साल से नीचे का शादी करना ही कानूनन अपराध है. आइए अब हम आगे जानते हैं. Provided further that the magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and expense of such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. अब इसका मतलब है कि अब प्रोसीडिंग चल रहा है किसी भी चीज़ का, मेंटेनेंस फाइल हुआ, अब तो केस लंबा चलेगा, 2 साल चले, 3 साल भी चल सकता है. तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक इंटरिम ऑर्डर देंगे. इंटरिम ऑर्डर मतलब होता है तत्कालीन ऑर्डर, यानी प्रोसीडिंग के दौरान ही जो ऑर्डर दे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर. वो फाइनल जजमेंट नहीं होता. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फाइनल जज जो इंटरिम ऑर्डर है वो देंगे मजिस्ट्रेट सर कि इनको आप अलाउंस दीजिए तब तक जब तक केस चलेगा, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता आपको एक भत्ता देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. तो फिर वो दिया जाता है. अब उसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फ्रॉम द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजन शैल एज फार पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन. अब जो इंटरिम ऑर्डर है वो 60 days के अंदर ही, यानी कि आपने केस फाइल किया 125 के अंदर, अब और अगले को, यानी कि आपका जो अपोजिट पार्टी है, जो आपका हस्बैंड है, बेटा है या पिता है, उसको जब एप्लीकेशन मिल गया, जब उसको एप्लीकेशन मिल गया कि आप आइए कोर्ट में, तब से 60 दिन तक के बीच में फैसला करना होगा. एक इंटरिम अलाउंस बताना होगा कि इसको इतना रुपया देना होगा. इंटरिम अलाउंस मतलब इंटरिम मेंटेनेंस जो प्रोसीडिंग के दौरान दिया जाता है, जो केस चलते समय ही दिया जाता है, वो देना होगा 60 दिन के अंदर. ये डिसाइड करना होगा, इम्पोर्टेंट है. 60 दिन के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करना होगा. और ये 60 डेज कब से देखा जाएगा, जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा अपोजिट पार्टी को, तब से 60 डेज के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करना होगा. और इंटरिम मेंटेनेंस होता क्या है, जो फाइनल जजमेंट नहीं होता है लेकिन प्रोसीडिंग के दौरान ही दिया जाता है. अब आते हैं यहाँ पर हम, हाँ, माइनर मीन्स ए पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875. इसका मतलब जो 18 साल से नीचे का है वो माइनर होता है. वाइफ इंक्लूड्स वूमेन एंड हु हैज बीन डिवोर्स्ड. अब वाइफ जो है, वाइफ जहाँ पे लिखा गया हिज वाइफ, अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो उसको वाइफ ही माना जाएगा. कब तक वाइफ माना जाएगा, जब तक वो रीमैरिड नहीं हो जाती, यानी कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती, तब तक वो वाइफ ही रहेगी और तब तक वो मेंटेनेंस क्लेम कर पाएगी. अब आते हैं हम क्लॉज 2 पर. एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expense proceeding as the case may be. अब ये है कि ये अलाउंस कब से मिलेगा, यानी कि ये इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल जजमेंट हो, ये कब से मिलेगा, हाँ, कब से जोड़ के दिया जाएगा. तो जिस तारीख से ऑर्डर हुआ है, यानी जिस तारीख को जजमेंट आया है, उस तारीख से ये पेएबल होगा, या तो फिर जब आपने एप्लीकेशन लगाया है ये तभी से पेएबल होगा. इन दोनों में से कभी भी पेएबल, कभी से भी डेट को देखा जा सकता है कि आपको कब से अलाउंस देना है और कब से पैसा देना है.
उसके बाद आते हैं थर्ड इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंपेल विद द ऑर्डर एनी सच मजिस्ट्रेट मे फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लिविंग अमाउंट ड्यू in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance of the interim maintenance and expense of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। अब अगर कोई आदमी जैसे मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया और वो पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि ब्रीच कर रहा है ऑर्डर को नहीं मान रहा है, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो फिर या उसको उस पर वारंट इशू हो जाएगा और जो ड्यू है उस पर फाइन भी लग सकता है, फाइन भी लगाया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। और अगर वो पैसा नहीं देता है तो जैसे हर एक मंथ के लिए 1 महीने की सजा है, यानी हर एक मंथ के लिए 1 महीने की सजा है। मतलब सोचिए कि अगर जनवरी में वो पैसा नहीं दिया तो जनवरी के लिए 1 मंथ, अगर फरवरी में नहीं दिया तो फरवरी के लिए भी 1 मंथ, और मार्च के लिए नहीं दिया तो मार्च के लिए भी 1 मंथ, यानी कि जितने मंथ वो पैसा नहीं देगा उतने मंथ के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to leave such amount within a period of 1 year from the date on which it become due। अब इसका मतलब यह है कि 1 साल के अंदर अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो आप 1 साल के अंदर ही एप्लीकेशन लगाइए, तभी उसके खिलाफ वारंट निकलेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप क्लेम नहीं किए, तो फिर आप समझिए आपका पैसा गया पानी में, अब आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ वारंट इशू नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप जानिए यहाँ पर अगर जनवरी के अलाउंस आपको नहीं दिया, यानी आप जिससे भी क्लेम किए, पति से किए, पिता से किए या अपने बेटे से किए, जिससे भी क्लेम किए, अब आपको जनवरी में अलाउंस नहीं दिया, कोई कारण हो सकता है, आपको अगर नहीं मिला तो आप 31 दिसंबर तक केस फाइल कर दीजिए, एप्लीकेशन लगा दीजिए कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिला। अगर उससे लेट हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ वारंट नहीं निकलेगा, यानी 1 साल के अंदर ही आपको बताना होगा इस महीने का मुझे नहीं मिला। अब फरवरी में नहीं मिला तो आप मतलब 2020 फरवरी में नहीं मिला तो 2021 फरवरी तक आपको केस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। 1 साल जिस दिन से आपको नहीं मिला उस दिन से 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन लगाना होगा। उसके बाद provided further that if such a person offered to maintain his wife on condition of her living with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। अब जब एक आदमी है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं मेंटेन करूंगा, आप मेरे साथ रहिए, मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी तो मैं इसका मेंटेनेंस करूंगा। अब पत्नी रिफ्यूज कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अगर पत्नी रिफ्यूज करती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी और कोई ऐसा ग्राउंड बताती है जो मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ग्राउंड बता रही है वो सही है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मेंटेनेंस उनको ऑर्डर कर देगा मेंटेनेंस का, और फिर जो भी आदमी है उसके कंडीशन को नहीं माना जाएगा। यानी जो भी आदमी कंडीशन रखा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे तो मैं मेंटेन करूंगा, तो अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि जो पत्नी है वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है या कोई ऐसा ग्राउंड बता रही है कि इस कारण से मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, क्रूरल्टी हो सकता है और भी बहुत सारा कारण है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, अगर उस कंडीशन में पति की बात को नहीं माना जाएगा। ठीक है, पति की बात को नहीं माना जाएगा। जैसे कि इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स हिम मिस्ट्रेस इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड ऑफ हिज वाइफ रिफ्यूजल टू लिव विद हिम। ये एक एक्सप्लेनेशन है कि एक पति है वो दूसरा शादी कर लेता है और इसको एक मिस्ट्रेस रखेल की तरह रखता है, तो फिर ये एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि रिफ्यूज करने का कि मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, और फिर इस पति की इस कंडीशन को नहीं माना जाएगा, चाहे वो मेंटेन करे या ना करे। लेकिन अगर वो दूसरा शादी कर लेता है और उसको रखेल की तरह रखता है तो फिर पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी और उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा।
4. No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expense for proceeding as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent. अब वाइफ कब क्लेम नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब वाइफ क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस, तो कब नहीं कर सकती? पहला, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है। एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री होता है आप शादीशुदा हैं और आप दूसरे के साथ रह रहे हैं, लिविंग है, तो फिर इसको कहा जाता है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी आप अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पति के साथ हैं, तो ये हो गया एडल्ट्री। उसके बाद और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो ऊपर बताया गया, जैसे क्रूएल्टी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर मिस्टेक्स की तरह रख रहा है, अगर ये सब ग्राउंड कुछ भी नहीं है, बिना मतलब का बोल रही है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे, तो फिर इस ग्राउंड में वो 125 के अंदर मेंटेनेंस नहीं पाएगी, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। या फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग हो गए कि आप भी अपने घर जाइए, हम भी अपने घर जाते हैं, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहते हैं, इस कंडीशन में भी वो 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अब आइए 5 में, ऑन प्रूव दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन लिविंग इन एडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब अगर ये प्रूव हो जाता है, जिसके जैसे कोई मेंटेनेंस क्लेम कर दिया उसको मिल रहा है, अगर कोई आदमी प्रूव कर दे कि वो एडल्ट्री में रह रही है, तो फिर ये इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग हो गई है, तो फिर वो मेंटेन क्लेम नहीं कर, ऊपर तो मेंटेनेंस क्लेम ही नहीं कर पाएगी, और नीचे वो और 5 में बताया गया अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि वो एडल्ट्री कर रही है, लेने के बाद, ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर वो एडल्ट्री कर रही है, या फिर अपने बातचीत करके बोल रही है कि हम दोनों अब अलग हो जाते हैं, तो फिर म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग हो जाती है, तो भी फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं 126 CRPC। इसमें क्या है कि प्रोसीडिंग यानी कि हम कहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अगर 125 के अंदर हमें क्लेम करना है तो हम कहाँ फाइल करेंगे? डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फाइल करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही बैठते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेंगे। तो कहाँ? जहाँ पर वो लड़का रहता है, यानी जिससे हमको क्लेम करना है, वहाँ कर सकते हैं, या वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, यहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही रहता है, वहाँ पर कर सकते हैं। और वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर वाइफ और हस्बैंड लास्ट रहे थे, यानी कि लास्ट में आप जहाँ पर रहे थे दोनों साथ में, वहाँ भी आप क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, और एज द केस में भी विथ द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब मदर तो फाइल नहीं कर पाएगी, लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है ये फाइल कर पाएगा मेंटेनेंस। तो ये कहाँ फाइल कर पाएगा? ये वहाँ भी फाइल कर पाएगा जहाँ ये अपनी माँ के साथ रह रहा है, यानी इसकी माँ जहाँ रह रही है वहाँ भी ये क्लेम कर पाएगा। ठीक है, हम आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर दोनों लास्ट रहे थे, और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो फाइल करेगा, कहाँ करेगा? जहाँ वो अपने मम्मी के साथ रह रहा है, वहाँ पर मम्मी को तो नहीं मिलेगा लेकिन इसको तो मिलेगा, तो ये क्लेम कर सकता है वहाँ जहाँ ये अपने माँ के साथ रह रहा है। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। 2. All evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed for summon case। अब ये जितना भी एविडेंस होगा, ये प्रोसीडिंग जो चल रहा है इतना देर से, ये प्रोसीडिंग जितना भी एविडेंस है जो इसके खिलाफ है, ये सब उसके सामने होगा, यानी कि जिसके खिलाफ केस किया गया है, जो मेंटेनेंस देगा, हाँ, उसके सामने ही ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी नहीं है, यानी मैंडेटरी तो नहीं है, अगर लगता है कोर्ट को कि पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो फिर उसका जो प्लेडर है, प्लेडर यानी वकील, अगर वो है तो फिर वो उसके सामने सब कुछ होगा। यानी कि सबसे पहले तो लिखा गया है कि जिस आदमी के खिलाफ केस हुआ उसके सामने होगा, लेकिन अगर वो नेसेसरी नहीं है, कोर्ट का ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है उसका आना, तो फिर उसके प्लेडर के सामने होगा और वो रिकॉर्ड भी होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court,
The magistrate may proceed to hear and determine the ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such term, including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper. अब मजिस्ट्रेट जो है अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो आगे वाला आदमी है वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, यानी कि समन रिसीव नहीं कर रहा है, अब उसको समन भेजा जा रहा है, वो समन ही रिसीव नहीं कर रहा है और जानबूझ के नहीं कर रहा है समन रिसीव, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है एक्स पार्टी डिसीजन। ये इंपॉर्टेंट है। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक तरफा डिसीजन, यानी एक ही पार्टी को सुन के एक्स पार्टी डिसीजन होता है। यानी दूसरा आदमी अगर नहीं आ रहा है, जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है ना उसी की बातों को सुन के उसी के फेवर में एक जजमेंट चला जाएगा। ये होता है एक्स पार्टी डिसीजन। एक पार्टी को सुनकर जो डिसीजन दिया जाए उसको कहते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर जिसके खिलाफ ये जजमेंट गया है, अगर 3 महीने के अंदर वो बता दे कि इस कारण से मैं नहीं समन रिसीव कर पा रहा था या मैं नहीं आ पा रहा था कोर्ट, तो फिर अगर ये मजिस्ट्रेट सर को पर डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये आदमी ठीक बोल रहा है तो एक्स पार्टी डिसीजन को वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है तो एक्स पार्टी डिसीजन को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। आई थिंक कि अब आपको यहाँ तक तो ऑफकोर्स क्लियर हो ही गया होगा। अब हम जानते हैं थर्ड, द कोर्ट इन डीलिंग विथ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जज्ड। ये सेक्शन 125 के अंदर ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट के पास पावर है, ये जो कोर्ट के पास पावर है कि वो कितना मेंटेनेंस देगी और कि जितना भी उसको सही लगेगा, मजिस्ट्रेट सर को जितना भी सही लगेगा वो उतना देंगे। ठीक, जो उनको अगर लगेगा कि 500 रुपया सही है तो 500 देंगे, उनको लगेगा 50,000 सही है तो वो 50,000 भी देंगे। हाँ, तो यही आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 127 एंड 128। जय हिंद।